स्टूडेंट्स ये है 10th क्लास का पेपर आपका, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और इस पेपर को मैं पूरा आपको हिंदी में बता दूंगा ताकि आपको समस्या ना हो। कई बच्चों को क्या है, पूरी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है इसको हम देख लेते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास, कल्चर मतलब हो गया संस्कृति, ठीक है, और राजस्थान का है ही। तो 10th क्लास का ये पेपर देखते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर देखिए, दो दो अंक के प्रश्न है यहाँ पर, है ना। और पहला प्रश्न जो पूछा गया, इन विच, और बहुत ही इजी, इतना अच्छा पेपर, इतना इजी, मतलब सपना होगा आपका अगर ऐसा पेपर आ जाए तो। अब बताता हूँ, देखो कैसे। इजी पेपर इसलिए कि 2 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, बस ये है। देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज कालीबंगा लोकेटेड, राजस्थान के किस जिले में जो है कालीबंगा स्थित है। तो वो है आपका हनुमानगढ़, ठीक है, सभी को पता है। जिसके पास जो हनुमानगढ़ में रह रहा है भाई, जा करके एक बार देख लेना कालीबंगा कहाँ पर है। क्लियर हुआ। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत फ्रॉम द फायर पिट। तो यहां पर पूछा गया आपसे, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया। ओरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। राजपूत की उत्पत्ति जो है फायर पिट यानी अग्निकुंड से, थ्योरी मतलब सिद्धांत, हु गेव यानी किसने दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो, इस सिद्धांत को जो है चंद्रबरदाई जो है उनके पृथ्वीराज रासो से ली गई है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से जो है इसका आइडिया लिया गया, इसकी थ्योरी ली गई है। हैं, इनके मतलब उस पृथ्वीराज रासो में लिखा क्या है, तो उसमें क्या लिखा है कि वो कहते हैं, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत जो है माउंट आबू में गुरु गुरु शिखर पर्वत है, ठीक है। तो गुरु शिखर से गुरु शिखर में ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए एक यज्ञ से निकले थे, ठीक है। अग्निकुंड से निकले थे। 4 राजपूत वंश निकले थे, जिसमें एक था चौहान, दूसरा था आपका चालुक्य, ठीक है, और तीसरा था आपका परमार, और एक था प्रतिहार, ठीक है। तो ये आपके थे, ये तो है, लॉ नहीं है, प्रतिहार। तो ये 4 तरह के जो है राजपूत यहाँ से उत्पन्न हुए थे। चलो, हमें तो केवल इसने ओरिजिन पूछा है कि सिद्धांत कहाँ से आया, तो आप केवल पृथ्वीराज रासो लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो, आपको इस यहाँ पे क्या लिखना था, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको लिख देना था कालीबंगा जो है आपके हनुमानगढ़ में है, ठीक है। केवल हनुमानगढ़ भी लिख दोगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हिंदी इंग्लिश में आप बनाते रहना, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज तेजा जी बॉर्न। अब तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। अच्छा, एक और है आपका क्वेश्चन ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने सामने लिख दिया तो लगा कि ये क्वेश्चन कर दिया। विच रूलर्स वाइफ वाज पद्मनी। तो जो है पद्मनी किस शासक की पत्नी जो है मानी जाती है थी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह मेवाड़ के एक राजा थे, ठीक है। उनकी पत्नी जो है, ये 2 नाम से जाने जाते हैं जो रूलर है ना, ये इनको रतन सिंह भी बोलते हैं, रत्न सिंह, ठीक है। इसको रत्न सिंह, रत्न जो लिखते हैं ना, रत्न, फिर रतन धन पायो, रतन सिंह, ठीक है। तो ये रतन सिंह जो है, आप ये भी लिख सकते थे, और अगर आप लिखते हैं रतन सिंह तो भी ठीक ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पूछा क्या गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज तेजा जी बॉर्न। जो जो विद्यार्थी तेजा जी को जानते हैं उन सभी को पता होगा कि उनका जन्म जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ वैष्णो शीट। यहाँ पूछा गया है वैष्णोई शीट के प्रवर्तक कौन थे। वैष्णो जो है ना, अपने वैष्णोई हैं राजस्थान में, उनके प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा इसका, विश्नोई के प्रवर्तक जो है वो जाम्बोजी महाराज को माना जाता है। क्या, जाम लिख दूं, या हो, जाम्बोजी महाराज, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज अ मेन प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ देव नारायण जी लोकेटेड। तो यहाँ पूछा गया है, देव नारायण जी का जो है मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। प्रमुख जो वर्शिप प्लेस है ना, मेन मुख्य
पूजा स्थल कहाँ पर है, ये पूछा गया है देवनारायण जी का। तो इसका सीधा सा एक वर्ड में आंसर आप लिख सकते हैं कि जो है भीलवाड़ा जो है जिले में स्थित है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि भीलवाड़ा जिले में आसिंद जगह है। एक आसिंद, मेन चीज़ तो ये है जो जगह है वहाँ पर है आसिंद। ठीक है, ये आसिंद कस्बा है, यूँ समझ लो, या गांव समझ लो। तो आसिंद गांव या कस्बे के निकट जो है एक नदी है, खारी नदी। ठीक है, उस खारी नदी के पास है। तो आप आसिंद अगर लिखते हो ना, सबसे मेन मोस्ट जो आंसर होगा ना आपका, बोला जाएगा आसिंद। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भर्तरी फेयर हेल्ड। अब भर्तरी फील्ड आपको सुना होगा, ये अलवर जिले में होता है। भर्तरी का मेला भरता है जिसको बोलते हैं हम। तो ये पूछा जाए भर्तरी का मेला जो है कहाँ लगता है, तो ये अलवर जिले में लगता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलवर। अब बताओ, आपको केवल इतना इतना लिखना है तो दो दो नंबर मिल रहे हैं। तो ये पेपर पेपर कैसा है, ज़्यादा लिखने वाला कुछ है ही नहीं। आप यहाँ आसिंद लिखोगे तो आंसर सही है, अलवर लिखोगे तो सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे नाम नहीं पूछे हैं। ठीक है, केवल आपको पृथ्वीराज रासो लिख देना था, सही है। और रूलर का नाम भी हमने लिख दिया आसानी से, और आपको पता भी था राजा रतन सिंह था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछा गया है, वेयर डू वुमेन वियर ऑर्नामेंट कॉल्ड बोरला। तो यहाँ पूछा क्या गया आपसे कि कहाँ पर जो है वुमेन यानी कि स्त्री जो है, कहाँ पर स्त्री जो है वो बोरला, जो ये आप देख रहे हैं ना बोरला, तो इस बोरला नामक गहने को जो है पहनती हैं। यानी कि कहाँ की स्त्रियां बोरला नामक आभूषण को पहनती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है इसका आंसर। बोरला जो है ना, ये राजस्थानी मांग टीका होता है। तो अगर ये मांग टीका है ना, अगर राजस्थानी है तो कहाँ पहना पहना जाएगा, राजस्थान में पहना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। लो जी, हो गया 2 नंबर का आंसर। वेयर डू वुमेन वियर ऑर्नामेंट कॉल्ड बोरला। तो कहाँ पर औरतें जो हैं वो बोरला नामक आभूषण पहनती हैं, या कहाँ की औरतें या स्त्रियां जो हैं बोरला नामक आभूषण पहनती हैं। तो राजस्थान की औरतें जो हैं, ये मांग टीका की तरह होता है, राजस्थानी मांग टीका की तरह। और ज़्यादातर ये देखोगे आप तीज त्यौहार पे, तीज जो होती है ना अपनी, तीज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो है पहनेंगे उस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, ऑन विच ओकेजन आर द, यहाँ पर जच्चा फोक सॉन्ग संग। ये तो यार सबको पता होगा कि जच्चा कब गाया जाता है, किस अवसर पे गाया जाता है। तो शिशु के जन्म के अवसर पर राजस्थान में गाया जाने वाला संगीत जच्चा कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और केवल बेसिक आपको मतलब अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए ये पेपर है। इसका मकसद जो है एक तरह से राजस्थान के जीके को बढ़ाना है, राजस्थान के बारे में जानना है। हर स्टेट अपनी संस्कृति को किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो बुक में पाठ दे के पहुंचाए या फिर अलग से सब्जेक्ट बना के। तो उसी माध्यम से राजस्थान भी अपने प्रयासों में जुटा हुआ है और इन जो है पेपरों को हमेशा से कराता आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन व्हाट ओकेजन आर द सॉन्ग ऑफ चंग संग। यानी कि चंग गीत जो है किस अवसर पे गाए जाते हैं, तो ये गाया जाता है होली के अवसर पे राजस्थान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, व्हाट आर द सॉन्ग संग इन द डिवोशन ऑफ कैला देवी कॉल्ड। तो देवी की भक्ति में गाए जाने वाले गीत जो है वो क्या कहलाते हैं, कैला देवी की भक्ति में जो गाए जाते हैं गीत वो क्या कहलाते हैं, उसको लांगुरिया कहते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको क्या, ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो कैलाश देवी मंदिर अगर आप कभी भरतपुर गए हो तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, करौली डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो लुंग लुंग लांगुरिया गीत जो है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज केला देवी घानाबड़ नेशनल पार्क लोकेटेड। तो केला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है। तो किस जिले में है, आप आसानी से सबको पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने नाम लिया, भरतपुर। भरतपुर में बहुत कुछ है भाई साहब। अब अगर थोड़ा सा भ्रमण करोगे भरतपुर में तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, कारपूर चंद्रा कुलिश was द एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर। तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ पे कारपूर चंद्र जो है कुलिश किस खबर के संपादक थे, किस खबर के संपादक थे, एडिटर थे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए हमारा, जो ये कुरपूर चंद है ना हमारे, इन्होंने संपादन किया था राजस्थान पत्रिका का।
राजस्थान सभी को अच्छी तरह से याद आ जाएगा। ये तो नाम जाना पहचाना, आप रोजीना सुबह शाम अगर कहीं भी न्यूज़पेपर देखते हो तो इस तरह का ये इस नाम से राजस्थान जो है आप पत्रिका देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिल जाएगी दैनिक जीवन में, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मानगढ़ धाम इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पूछ रहा है कि राजस्थान की जो स्वाधीनता है, संग्राम है, स्वाधीनता संग्राम जो है, इसमें महानगढ़ जो धाम है ना, महानगढ़ धाम, तो इसमें महानगढ़ धाम का क्या महत्व है वो पूछा जा रहा है बस। ठीक है, राजस्थान के जो संघर्ष में, स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष में जो है इसका क्या महत्व है ये आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है ये। तो इंपॉर्टेंस की हम अगर बात करें इसमें, जो मानगढ़ धाम है ना, वो मानगढ़ धाम गोविंद गुरु, ठीक है ना, गोविंद गुरु के स्मारक के मतलब रूप में प्रसिद्ध है। और वहाँ पर जो है वो स्मारक जो है ना क्या बताता है, एक तो गुरु भक्ति बताता है कि गुरु भक्ति कैसे की जाती है, ठीक है, गुरु भक्ति। और दूसरा आपको ये बताता है कि उसमें देशभक्ति कितनी है। तो उस स्मारक को देख करके जो है ये हमें एहसास होता है। तो उस स्मारक को अगर आपने देखा नहीं है तो देख सकते हो। तो एक चीज़ तो ये है कि ये क्या है इसका महत्व, कि ये जो है यह स्मारक जो है गुरु भक्ति और देशभक्ति को दर्शाता है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है ये, तो ये है बांसवाड़ा में, ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीताबरी लोकेटेड इन बारन। तो बारां जो आपका जिला है, बारां में सीताबाड़ी जो है उसका महत्व आपको फिर से इम्पोर्टेंस पूछा गया है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके पीछे की कहानी जो है ना बहुत लंबी है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा धार्मिक आस्था रखते हैं और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सीताबाड़ी है कहाँ, और सॉरी है तो 12 डिस्ट्रिक्ट में आपके, लेकिन ये किस लिए महत्व माना जाता है इसका, तो देखो जब एक बार क्या हुआ, राम ने जब सीता जी को, मैं इसी में इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा आपको। इंपॉर्टेंस ये रहा कि राम ने सीता जी को परित्याग किया था। सभी को पता है कि राम ने सीता जी को छोड़ दिया था, है ना, आपको पता होगा, क्योंकि वो रावण के पास रही थी। तो उस दौरान जो उसका रिश्तेदार क्या बोलते हैं उसको, देवर, हाँ देवर, लक्ष्मण जी उसको छोड़ने गए थे वाल्मीकि के आश्रम में, ठीक है ना। कहाँ पर, ये जो आपका उनके उन्हीं के आश्रम में जो है ना वो माना जाता है, लव कुश का जन्म भी उसी में माना जाता है, ठीक है। तो उसको कुश, लव कुश नगरी भी कहते हैं, ठीक है। वाल्मीकि के आश्रम में जो है इसको छोड़ा गया कि भैया इस समय जो भी तुम्हारा मैंने परित्याग कर दिया है, तो तुम जा करके जो है वाल्मीकि के आश्रम में उनकी सेवा के लिए रहो, और तुम्हें जो है मैंने परित्याग कर दिया है, अब लक्ष्मण जा करके तुम्हें जो है छोड़ के आएगा वाल्मीकि आश्रम में उनकी सेवा हेतु। जब वहां पर वो सेवा में गई थी तब वहां पर लौ कुश का जन्म भी उसी स्थल पे जो है बारह में माना जाता है। और उस स्थल का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा जगह है, जिस गांव में या फिर जिस जगह पे ये सीताबाड़ी है। तो वो जो है ना ये आपका एक क्या नाम उसका, ये रुको याद आने दो, गांव जो है ये आपका बारा जिले में केलवाड़ा, हाँ केवड़ा नहीं केलवाड़ा, केलवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते केलवाड़ा, केलवाड़ा। ये जो केलवाड़ा गांव है ना इसी के पास में पड़ता है। तो एक चीज़ और है इसकी खास और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात। तो जब क्या है कि इसको जब छोड़ने जा रहे थे लक्ष्मण जी केलवाड़ा, तो राम को सॉरी सीता को जो है प्यास लगा। तो प्यास लगने की वजह से उन्होंने एक ही बाण में धरती में जो है बहुत बड़ा कुंड निर्माण कर दिया, जिसको लक्ष्मण कुंड भी कहा जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे जो है कई लोग जाते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, और ये जो है मई जून के आसपास जो है ये जो है ज़्यादातर लोग जाते हैं। बाकी आप ये जो है मानगढ़ धाम, इसमें भी मई जून में जो है इसको अ, जाते हैं लोग, सही है। और सीताबाड़ी में भी जो है आपका मई जून में ज़्यादातर लोग जाते हैं, उस समय जाते हैं स्नान के समय के। बाकी वो ऐसा नहीं है कि हर साल, तो हर समय जाते रहते हैं। और जो है वाल्मीकि आश्रम में ही इनका लव कुश का जन्म हुआ था, इसलिए जो है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गई होगी ये छोटी सी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर,
हु इज डॉक्टर पी के सेठी एंड व्हाट इज ही नोन फॉर, यानी कि डॉक्टर पी के सेठी कौन हैं और वो किसके लिए जाने जाते हैं। तो देखो डॉक्टर पी के सेठी जो है एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी विशेषता बताई है कि उनका प्राथमिक विशेषता जो पहली विशेषता है वो तंत्रिका विज्ञान के महारथी माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, यानी कि इस जगह बोलते हैं जीवन समय और अचीवमेंट मतलब हासिल वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड मिला है इनको, वो मिला है राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री। ठीक है, आप पद्म कैसे लिखोगे, आधा द द पद्मश्री। ठीक है, तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो इसलिए वो जाने जाते हैं। बाकी न्यूरोलॉजी के ये बादशाह हैं, ये जो है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना उसके मुख्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, और अभी भी ये कार्यरत हैं। अभी बता देता हूँ मैं आपको कार्यरत कहाँ पर हैं ये। तो ये जो है आप गंगाराम हॉस्पिटल जो है दिल्ली, उसमें जो है ये उनके मतलब बहुत बड़े मतलब माने हुए एक कह सकते हैं तंत्रिका विज्ञान के जानकार हैं। ठीक है, ये सब आप मतलब इसमें बता सकते थे इसलिए वो जाने जाते हैं। तो तंत्रिका विज्ञान के बारे में उनका जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इसलिए बहुत फेमस है। और ये हैं कौन, तो इनको पद्मश्री जो है अपने नॉलेज के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति से, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी केशवानंद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड में स्वामी केशवानंद ने जो है क्या क्या मतलब भूमिकाएं निभाई हैं, क्या उनके कंट्रीब्यूशन हैं, है ना, उनकी क्या देन है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो स्वामी केशवानंद का जो है योगदान, आप कंट्रीब्यूशन हम बोलते हैं योगदान। ठीक है, योगदान। तो योगदान जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताना है, बस ये पूछा गया आपसे। ये तो मतलब ऐसे सज्जन थे ना स्वामी केशवानंद, उनकी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो इन्होंने क्या करा था कि जो है आपका ये 1944 से लेकर के इन्होंने और 1959 के बीच में, ठीक है, इसी अवधि के अंदर, इसी ड्यूरेशन के अंदर 1944 से लेकर के और जो है 1959 के बीच के ड्यूरेशन में ही इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि लगभग लगभग ये 19 साल के आसपास मान के चलो आप। तो 19 नहीं 14 साल है ना, तो 14 साल या 15 साल मान के चलो। तो इस अवधि के दौरान दौरान इन्होंने जो है त्रैमासिक परीक्षाओं की जो है योजना लागू की थी, जो कि अभी त्रैमासिक परीक्षाएं जो है एमपी बोर्ड लेता है। ठीक है, उनका 3 महीने में एग्जाम होते हैं ताकि बच्चा जो है ना अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर कर सके। अब हमारे क्या एक ही साथ में एग्जाम लेते हैं कि इतना पढ़ाओ और फिर यहाँ पर जो है एग्जाम ले लो। वहाँ पर जो है यूटी फ्यूटी जो है वो तो नॉर्मल है, आपके स्कूल के अपने पाठ के आधार पे होती है, वो बात अलग है। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा जैसे आप अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो इसी तरह से वहाँ पे ली जाती है। ठीक है, यानी कि आपको जो है पेपर जिले आपके स्कूल में नहीं बनते हैं बल्कि बाहर से बन के आते हैं, ताकि आप लोगों को जो है नॉलेज बढ़िया बने, आपका रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है, तो क्योंकि 3 3 महीने में हो गया तो 4 एग्जाम हो गए इस तरह से। और अभी क्या देते हो आप, केवल 2 एग्जाम देते हो बाहर का, एक तो मेन एग्जाम देते हो और एक हाफ ईयरली देते हो। और इस त्रैमासिक के चक्कर में क्या है, 4 एग्जाम किसी भी तरह से ले लिए जाते हैं, जो कि इसमें हाफ ईयरली भी शामिल हो जाता है, खुद त्रैमासिक और फाइनल ईयर भी, इस तरह से। जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें देखिए स्वामी केशवानंद का योगदान क्या था, तो मैंने बता दिया, त्रैमासिक शिक्षा योजना जो है इन्होंने लागू की थी। उसके अलावा जो है इन्होंने एक ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान मतलब ग्राम की प्रगति, तो ग्रामोत्थान नामक जो है एक पाठशाला योजना भी प्रारंभ करी थी। और इसके अलावा समाज शिक्षा योजना इन्होंने डाली थी, समाज शिक्षा कैसे करते हैं ये सब भी योजना इन्होंने अपने हिसाब से डाली थी। और इन सब को करते करते इन्होंने 287 स्कूल खोल डाले। क्या करे, 287 जो है स्कूल खोल करके उनका संचालन भी किया। तो ये था इनका जो है केशवानंद का जो है फील्ड ऑफ एजुकेशन में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, ये 287 जो विद्यालयों का संचालन किया ना, ये अपने आप में एक मायने रखता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, राइट डिग्गी कल्याण जी फेयर इन योर ऑन वर्ड्स। डिग्गी कल्याण जी के मेले के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेले के बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपने क्या देखा नहीं देखा, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं 4 नंबर के, इनको शब्दों से समझाने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है इसको समझ लीजिए। केवल क्वेश्चन मैं बता देता हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाए हिंदी में तो बेहतर होगा। तो मेंशन द वेरियस ऑर्नामेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा बच्चों के विभिन्न आभूषणों की व्याख्या करनी है, यानी कि राजस्थान में अगर बच्चे आभूषण पहनते हैं तो उनकी व्याख्या कर देनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट एन आर्टिकल ऑन पाटकला।
तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया फट कला पे जो है आपको एक लेख लिखनी है। इसमें जो है आपका और ऑप्शन में क्या पूछा गया, राइट एन आर्टिकल ऑन मारवाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि आपको मारवाड़ी शैली में जो पेंटिंग होती है यानी कि चित्रकला होती है उसकी जो है एक चित्रकला पे जो है एक लेख लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लोहागढ़ फोर्ट, यानी लोहागढ़ फोर्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मेन फीचर है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके चारों ओर जो है खाई है, ठीक है ना। ये जैसे ये दुर्ग है ना, दुर्ग के चारों ओर खाई है। बाकी आप विशेषता 6 नंबर के हिसाब से लिख सकते हो, मैं एक जनरल से बता देता हूँ जो मेरे को आइडिया है। और इसके बाद में जो है आपके इसके दो द्वार हैं, एक साइड में एक साइड में, ठीक है। और इस दुर्ग के एक और खास बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका जो मेन दरवाजा है ना, मेन गेट, वो जो है वो अष्ट धातु का बना है, यानी 8 धातुओं से मिलकर के बना है। और ये दरवाज़ा पहले जो था ये दिल्ली में लगा हुआ था। और दिल्ली में कहाँ, दिल्ली के जो लाल किला है ना उससे उतार करके इसको यहाँ लगाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, सच घटना है। अब इसके बाद इसके और पार्ट में आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द टेम्पल क्राफ्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मंदिर के जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन विशेषताएं हैं, मतलब मुख्य विशेषताएं जो हैं, उन विशेषताओं को जो आपको बताना है। टेम्पल क्राफ्ट यानी कि मंदिर, मंदिर शैली, ठीक है, मंदिर शैली बोल सकते हैं, या शिल्प, शिल्प क्राफ्ट मतलब शिल्प होती है ना, शिल्प। तो मंदिर शिल्प की जो है राजस्थान में विशेषताओं का वर्णन कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, राइट द मेन फीचर ऑफ ख्याल लोक नृत्य, लोक नृत्य जो होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं आपसे पूछा गया है। इसके और पार्ट में फिर से आपको दिया गया ऑप्शन, डिस्क्राइब एनी 3 फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। तो जो है राजस्थान के किन्हीं 3 लोक नृत्य, फोक डांस मतलब क्या हो गया, लोक नृत्य जो है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट डिलेक्ट्स एंड रिलीजन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पूछा गया राजस्थान बोलियों को, ठीक है, डायलेक्ट भी बोलते हैं हम इसको, बोलियों को और रीजन्स को, यानी कि जो है उनके बोली के साथ साथ में क्या है, भाषा के साथ साथ में क्या है, तो हम बोल सकते हैं उनकी विभिन्न बोलियों को और प्रदेशों को, रीजन्स को जो है राजस्थान की, उनको जो है डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया और पार्ट में, राइट ए डिटेल्ड आर्टिकल ऑन द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थान लैंग्वेज। तो राजस्थानी जो भाषा है या राजस्थान की जो भाषा है उसके आधुनिक साहित्य पे, मॉडर्न लिटरेचर की बात हो रहा है, आधुनिक साहित्य पर जो है एक आपको आर्टिकल लिखना है, यानी कि लेख लिखना है, ठीक है, डिटेल्ड लिखना है, ठीक है, पूरी तरह से विस्तृत बोल सकते हो, जो है लेख लिखना है। तो इस तरह से आपने देखे 26 के 26 प्रश्न, और यही आपके प्रश्न का अंतिम प्रश्न था, प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पत्र था। बाकी आपके सामने ये जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इनको जरूर देख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करो, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है आपके लिए, बस जा करके ऊपर से नीचे तक देखोगे आपका दिमाग जो है तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ लोगे तो आप हीरो बन जाओगे।